आज 10 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का औपचारिक रूप से अवकाश प्राप्त करने का दिन है। यद्यपि 2 दिन पहले सैटरडे और संडे की छुट्टी होने की वजह से फ्राइडे वाले दिन ही उनकी फेयरवेल पार्टी हो गई, उनको विदाई दे दी गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि 65 वर्ष की आयु अभी उनकी हुई है, तो इसके बाद अब उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या काम कर सकते हैं। तो जायज सी बात है कि सबसे पहला तो बात यही निकल करके आती है कि सब कानून के इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े बड़े फैसले दिए उन्हें, तो जायज सी बात है सुप्रीम कोर्ट में ही वो वकालत कर सकते हैं, दिल्ली में ही रह करके, और कहीं जाने की क्या जरूरत है, या किसी हाई कोर्ट में जा करके वो वकालत कर सकते हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, अनुच्छेद 124 की धारा 7 के अनुसार उन्हें भारत में किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत करने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि उनके वकालत करने के इस अधिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 7 के अनुसार एक बार उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, चाहे सीजीआई हो या सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश हो, भारतीय न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो क्या सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है? तो ध्यान से आप समझिएगा, वकालत पर प्रतिबंध लगाने के पीछे प्रतिबंध की वजह क्या है? तो प्रतिबंध की वजह है इसका नैतिक आधार। मुख्यतः नैतिक आधार इसकी वजह है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां आपको बता देता हूं। नैतिक आधार का मतलब क्या हुआ? नैतिक आधार में 3 पहलू हैं। 3 पहलू कौन कौन से? एक पहलू हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता। और अखंडता। दूसरा पहलू होता है जनता का विश्वास, और तीसरा पहलू है इसमें स्वयं न्यायाधीश की गरिमा एवं पद। अब जरा इन तीनों बातों को ध्यान से समझिएगा। आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है कि आप कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, जबकि आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, अनुभव है कानून के क्षेत्र का। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब अपना पद धारण करते हैं, या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, तो अनुसूची 3 के तहत शपथ का एक प्रारूप दिया गया है, और राष्ट्रपति के समक्ष वह उस प्रारूप के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। उस प्रारूप में क्या है? उस प्रारूप में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है, वो कही गई है कि संविधान और संविधान सम्मत विधियों की मर्यादा बनाए रखना। आई अपहोल्ड द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह बहुत बड़ी बात है। इसी बात का संदर्भ है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूलाधिकारों का संरक्षक है। तो जायज सी बात है कि न्यायपालिका इस कार्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए और उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है अंदर से कोई पक्षपात ना आ जाए उसके अंदर ही। अगर वो पक्षपाती हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहला आधार तो यही हो गया
कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरे, जनता का विश्वास। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई न्यायाधीश अपने पद पर बैठा हुआ और उसके सामने कोई जो वकालत कर रहा है किसी केस में, तो उनको यह तो पता चली जाता है कि ये कल के लिए जज बन सकते हैं। तो अगर इन वकीलों के फेवर में, इनको खुश करने के पहलू को लेकर के अगर वो कोई डिसीजन दे देते हैं, तो बाद में क्या होगा कि उनमें से कोई जज बनेगा और उन्होंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, राइट, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको वहां एडवांटेज मिल सकता है। तो यहां पर यह पहलू देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और पोजीशन को देखते हुए पहली बात तो यह हो गई। अब है स्वयं न्यायाधीश का पद और गरिमा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, आप देख रहे हैं कि रोस्टर तय कर रहे हैं, उसमें कौन संविधान पीठ में बैठेगा, कौन दूसरी पीठों में बैठेगा। इतने महत्वपूर्ण मिलॉर्ड, इतना बड़ा स्टेटस है, और कल फिर आप ही जाकर के वहां, आज कल तक आपको लोग मिलॉर्ड बोल रहे थे, अब आप जाकर के वहां मिलॉर्ड बोलोगे, तो आपका पद और गरिमा का भी तो विषय है, राइट। तो ये तीन प्रमुख कारक हैं नैतिक आधार के पीछे, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को कहीं भी वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 124 की धारा 7 के तहत ध्यान रखिएगा। ये पहली बात, यही बात हमने यहां कही है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण नैतिक आधार है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने और उस पर जनता के विश्वास को कायम रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसे किसी भी संदेह को खत्म कर दिया जाए कि न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान कैरियर को फायदा पहुंचाने का कोई फैसला किया है। ठीक है। तीसरा जो पहलू है वो आपका यह हो गया कि सेवा के बाद अगर जज प्रैक्टिस करते हैं तो यह उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न निकल करके आ रहा है कि जब वकालत नहीं कर सकते, तो इतना ज्ञान और अनुभव है, अब इसका क्या होगा? बस ऐसे ही क्लबों में घूमते रहेंगे या घर बैठे रहेंगे? क्या करेंगे आप? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो इनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं अवकाश प्राप्ति के बाद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा, यानी अवकाश प्राप्त होने के बाद ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जहां सेवानिवृत्त जज अपनी सेवा दे सकते हैं और अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? आ जाइए। सबसे प्रमुख क्षेत्र है आयोगों का क्षेत्र। किसका? विभिन्न प्रकार के आयोग। यानी हमारी अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए हमने संविधान में कुछ स्वतंत्र आयोगों का प्रावधान किया हुआ है। कुछ आयोगों का गठन संसदीय अधिनियम से होता है, कुछ आयोगों का गठन स्वयं संविधान ने किया हुआ है। तो उन आयोगों में सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को वहां पर उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे हरित न्यायालय हो गया, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गया, इसी तरह से नालसा में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी स्कोप है इनके लिए। तो इस तरह के बहुत सारे आयोग हैं जहां इनको नियुक्त किया जाता है और वहां वेतन भत्ता भी होता है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो इनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग इस क्षेत्र में हो जाता है। यह प्रमुख क्षेत्र है। अब आइए दूसरा क्या है? दूसरा है सार्वजनिक सेवा। पब्लिक सेवा भी कर सकते हैं आप। पब्लिक सेवा करने का ऑप्शन क्या है? पब्लिक सेवा का ऑप्शन यह है कि संसद के सामने बहुत सारे मैटर ऐसे आते हैं जहां कानूनी दावपेच होते हैं, जनता को विश्वास दिलाना होता है कि वह निष्पक्ष रूप से लोक हित में काम कर रही है, तो उसके लिए वो समय समय पर समितियों का गठन कर देती है। जैसे केंद्र राज्य संबंधों के विवाद को लेकर के, राइट,
कि कोई इश्यू है तो उसके लिए कोई आयोग का गठन कर दिया आपने एक निश्चित समय काल के लिए कि भाई इतने समय में आप अपनी इस पर रिपोर्ट दे दीजिए। चूंकि आप कानून के विशेषज्ञ हैं तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उपयोग हो जाता है कि सरकार जो विभिन्न समितियां गठित करती है समय समय पर और विभिन्न आयोगों का गठन करती है समय समय पर रिपोर्ट देने के लिए, तो वहां पर इन रिटायर्ड जज का उपयोग किया जाता है और जहां पर इनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग हो जाता है। साथ ही इन्हें कभी कभी राज्यपाल भी बना दिया जाता है, राइट। हालांकि ये कहा जाता है कि भाई राज्यपाल बना दिया गया तो फिर ये स्वतंत्रता का मुद्दा है वो भी निकल करके आ जाता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल भी एक गरिमा का पद है क्योंकि वो संवैधानिक हेड होते हैं स्टेट के। तो इस माध्यम से भी वो विभिन्न पदों पर नियुक्त होकर के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगला स्कोप क्या है इनका? अगला स्कोप निकल करके आ रहा है शैक्षणिक योगदान का। चूंकि आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, अनुभवी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न लॉ कॉलेजों में जाकर के आप अपना लेक्चर दे सकते हैं, राइट, और देते भी हैं, और वहां पर आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। प्लस आप जो प्रकाशन है बहुत उम्दा किस्म के, तो वहां पर लॉ पर आप अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकते हैं। पुस्तक वगैरह लिख करके, जर्नल्स वगैरह में आपका रोल होता है वहां पर कि भाई रिटायर्ड जज का क्या ओपिनियन है इस मामले में, राइट। तो इस तरह से वहां पर भी है और सब यहां इनका उपयोग किया जा सकता है। अब आ जाइए, एक उपयोग और है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट उपयोग ये है कि हमने एक नया सिस्टम दिया है, राइट, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। सुलह अधिनियम दिया हुआ है और ये 1996 में 2021 में इसमें संशोधन करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के लिए यहां। तो इसमें स्कोप ये निकल करके आ रहा है कि बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का कानून भी यहां पर इन्वॉल्व होता है, राइट। जैसे व्यापार वाणिज्य को लेकर के, राइट ना, और भी बहुत सारे इस तरह के मैटर होते हैं कि जहां कोर्ट के बजाय आप इस अधिनियम के तहत मध्यस्थता के माध्यम से, यानी आर्बिट्रेशन के माध्यम से उस मैटर को खत्म कर दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है गवर्नमेंट की, राइट। तो ध्यान से आप समझिएगा, इसमें रिटायर्ड जज को एक मध्यस्थ की भूमिका दी जाती है। तो यहां उनके ज्ञान और अनुभव का बड़ा उपयोग होता है और बहुत महत्वपूर्ण केस हैं वो यहां सॉल्व हो रहे हैं। तो एक स्कोप ये भी निकल करके आता है उनके लिए अवकाश प्राप्ति के बाद। तो ये हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के बाद स्कोप। लेकिन वो वकालत नहीं कर सकते कहीं भी किसी भी न्यायालय में। उसकी वजह है नैतिक आधार, और नैतिक आधार में 3 बातें हैं। संविधान, ध्यान से आप समझिएगा, संविधान के संरक्षक और मूलाधिकारों के संरक्षक होने की वजह से, सर्वोच्च अपीली न्यायालय होने की वजह से उनकी स्वतंत्रता और अखंडता बने रहना जरूरी है। दूसरी बात, जनता का विश्वास होना उनमें जरूरी है। और तीसरी बात, स्वयं उनका पद एवं गरिमा का विषय। तो इसलिए वकालत नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए अन्य स्कोप बड़े बेहतरीन हैं उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में, जहां उनकी सेवाओं का हम उपयोग कर सकते हैं, उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का अपडेट। अब देखते हैं श्री DY चंद्रचूड़ जी कहां अपनी सेवाएं देते हैं, और कल फिर सेशन लेंगे हम लोग किस पर, आपके मुख्य न्यायाधीश पर, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना अब नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। कल 11 नवंबर को वो अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। जय हिंद।